नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोधशाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जहां हमने आज करेंगे हम सेकंड शिफ्ट जो बीएसटीसी का अपना पेपर हुआ था 20 मई को, उसके सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन। वैसे देखा जाए तो मानस सर ने आपको पूरे ही पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया था, बट हम देखेंगे आज जो मेंटल एबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन थे उनका एक्सप्लेन के साथ उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? ए बी का भाई है। ए बी का क्या है? भाई है। डी ई का भाई है, यानी कि ए जो है वो बी का भाई है और डी जो है वो किसका भाई है? डी ई का भाई है। सी ए का पिता है, यानी कि एक सी है जो ए का पिता है। सी कौन है? ए का पिता है। ई बी की पुत्री है। ये जो ई है वो बी की पुत्री है, यानी कि किसकी पुत्री होगी? बी की पुत्री होगी। तो डी जो है वो भी क्या होगी? बी की ही पुत्री होगी। तो हमें क्या बताना है? तो डी के चाचा कौन है? हमें बताना है कि ये जो डी है उसके चाचा कौन है ना। तो डी जो है वो किसका पुत्र है? बी का। और बी का भाई कौन है? ए। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन, जिसमें हमें दिया हुआ ए क्या है? वो ये हो गया आपके डी का चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्हों की जगह क्या आएगा? हमें बताना कि ये जो प्रश्न आकृतियां दे रखी है उसमें उसके सिमिलर आकृति क्या आएगी। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आकृति है उसके सिमिलर उसकी अपोजिट आकृति यहाँ बन रही है, और इस आकृति के अपोजिट ये कौन सी आकृति बन रही है? ये वाली। बाकी ये आकृतियां कहीं से भी हमारी मेल नहीं खा रही है। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक कॉलोनी में रहने वाले 60 लोगों में से 10 केवल बंगाली बोलते हैं, 5 केवल असमिया बोलते हैं, 10 हिंदी और उड़िया दोनों बोलते हैं, 12 मराठी व हिंदी दोनों बोलते हैं, 13 अंग्रेजी तमिल व मराठी बोलते हैं, 5 असमिया व हिंदी बोलते हैं, तथा शेष बचे जो जितने भी हैं वो क्या बोलते हैं? बंगाली बोलते हैं। अब जो कैलकुलेशन अगर हम करते हैं शेष निकालने के लिए तो क्या होगा? जितने यहाँ पे लोग हमें दे रखे हैं उन सबको 60 में से हम माइनस कर देते हैं। 10 5 12 13, यहाँ से 10 और 5, टोटल हो जाएंगे आपके 55। क्या हो जाएंगे? 55। इन 55 को हम 60 में से माइनस कर देते हैं तो हमारे शेष कितने बच जाएंगे? शेष बचेंगे 5, यानी कि जो शेष बचे वो क्या बोल रहे हैं? शेष बंगाली व हिंदी बोलते हैं, यानी कि कितने? 5 जन है। जो 5 जन है वो हम बंगाली व हिंदी बोलते हैं। पूछ कह रहे हैं बंगाली बोलने वालों का मराठी बोलने वालों के साथ अनुपात क्या है? हमें बंगाली और मराठी वालों का अनुपात याद करना है। हम सबसे पहले देख लेते हैं बंगाली कितने बोलते हैं। यहाँ से बताया गया कि बंगाली जो है वो 10 जने बोल रहे हैं, तो पहले बंगाली के लिए तो आपके हो गए 10 जने यहाँ पे, प्लस उसके अलावा यहाँ पे असमिया बोल रहे हैं, हिंदी ये हो गए, मराठी ये हो गए, अंग्रेजी तमिल हो गए, और यहाँ से शेष यहाँ पे जो बचे थे वो शेष 5 जो है वो बंगाली और हिंदी दोनों बोल रहे थे, यानी कि ये 5 आ गए। तो टोटल बंगाली बोलने वाले कितने हो गए? 15। फिर क्या पूछा है? बंगाली के साथ साथ मराठी का अनुपात निकलना है। तो मराठी बोलने वाले कितने हैं? यहाँ से देख रहे हैं 12 मराठी बोल रहे हैं, और यहाँ से हमारे अंग्रेजी तमिल और मराठी बोलने वाले 13 है। तो 12 + 13, और तो कोई है नहीं, तो 12 + 13 कितना हो जाएगा आपके? 15, सॉरी 12 + 13 25। तो अनुपात निकालना है बंगाली और मराठी का, 15:25, दोनों 5 से कट जाएंगे, 3:5। तो ऑप्शन किस में आ रहा है आपके? ऑप्शन डी में आ रहा है 3:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई प्रश्न आकृति में कितनी सीधी रेखा है? हमें सीधी रेखाओं की काउंटिंग करनी है। देख लेते हैं हम। सबसे पहले 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 और 11, टोटल 11 संख्या सीधी रेखाएं आ रही है। किसी में आ रही है? ऑप्शन ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच एक पंक्ति में उत्तर दिशा के सम्मुख खड़े हैं। बी जी का पड़ोसी नहीं है। साफ साफ कहा गया कि बी जो है वो जी का पड़ोसी नहीं है। एफ जी के ठीक दाईं ओर बैठा है ना। तो देख लेते हैं हम, यहाँ पे कर लेते हैं एफ जो है वो ठीक जी के दाईं ओर, यानी कि यहाँ कोई जी बैठा हुआ है, उसके दाईं ओर बैठा है एफ, और ई का पड़ोसी है, और जो एफ है वो जी के दाईं ओर बैठा है और ई का पड़ोसी है, यानी कि मतलब ई का पड़ोसी बनाने के लिए क्या हो गया? ई आएगा एफ के पास। जी एकदम कोने पे नहीं बैठा है, चलिए जी एकदम कोने पे नहीं है, पक्की बात है। ए ई के बाई और छठे स्थान पे ए है, वो इस ई के बाई और छठे स्थान पर है। 1 2 3, यानी कि यहाँ से देख लेते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ छठे स्थान पे बैठा हुआ ए। फिर क्या बता रहा है? एच जो है वो सी के दाईं और छठे स्थान पे, एक एच है वो सी के दाईं ओर। अगर हम देखें यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 और 7 तो हो गए, तो यहाँ पे कोई कोई हमारा कौन सा एक ही आएगा। तो मान लेते कि हम वो आ रहा है एच, तो आपका सी जो है वो कहाँ आएगा? यहाँ पे। तभी तो एच जो है वो सी के क्या होगा? छठे स्थान पे दाईं ओर, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, तो वही बैठ रहा है एच सी के दाईं ओर छठे स्थान पे, वो बन रहा है हमारा। बचे कौन कौन? बचे कौन कौन हमारे? हमारे बच रहे बी और
डी, बी और डी बच रहे हैं, तो यहाँ पहले ही बोला गया कि बी जी का पड़ोसी नहीं है, मतलब बी बैठेगा यहाँ पे और डी बैठेगा यहाँ पे। अब पूछ के रहे निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सी ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, नहीं बैठा है, सी ए के ठीक बाईं ओर नहीं है, डी बी तथा एफ का तुरंत पड़ोसी है, तो डी है वो बी व एफ का तुरंत पड़ोसी है, नहीं है, जी डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, यस ये बिल्कुल राइट है, जी है वो डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की जल छवि समरूप नहीं है, हमें बताना है कि किसकी जल छवि जो है वो समरूप नहीं है। अगर आप इनको देखो जल छवि में ये जैसे हैं वैसे के वैसे बनेंगे, बट ये जो डिस्क लिखा हुआ है DIS के, उसमें एस जो है वो जल छवि में कुछ ऐसा बनेगा, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी समरूप जल छवि नहीं बनने वाली है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन केवल 4 जो है, सॉरी ऑप्शन 4 आ रहा है, जो आपके केवल 4 जो वो बी ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक परीक्षा में बैठने वाले 130 छात्रों में से 62 अंग्रेजी में, 52 गणित में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 24 जो है वो अंग्रेजी और गणित दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो 24 छात्र जैसे हैं जो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो हम यहाँ पे इसका आरेख बना लेते हैं। ये तो हो गया आपके इंग्लिश के लिए, ये किसके लिए हो गया, इंग्लिश के लिए, जो कि 62 है ना, टोटल 62 है, ठीक है। और इधर हम कर लेते हैं ये मैथ के लिए जो आपके है 52, ये टोटल 62 है और ये हो गया आपके 52। अब क्या बोल रहे हैं, चॉइस ऐसे हैं, यानी कि आप बीच में 24 ऐसे हैं जो इसमें दोनों में फैले है ना, पूछ क्या रहे हैं, तो अंत में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, जो इंग्लिश और मैथ के जो स्टूडेंट हैं उनमें से हम किसको घटा देंगे, हम घटा देंगे जो दोनों में उत्तीर्ण हो रहे हैं उनको घटा देते हैं, तो केवल इसकी वैल्यू आ जाएगी इंग्लिश में अनुत्तीर्ण की और मैथ में अनुत्तीर्ण की। उसके बाद में हम उन सभी को मिला के 130 में से माइनस कर देंगे, तो आ जाएंगे हमारे पास उत्तीर्ण। चलिए कर लेते हैं, 62 माइनस हम करेंगे 24 का, ये आ जाएंगे आपके पास में 8 और इधर से 3 38, तो ये तो हो गया आपके इंग्लिश में अनुत्तीर्ण। फिर मैथ में अनुत्तीर्ण की बात करते हैं, 52 माइनस 24, यहाँ आ जाएगा आपके 28 है ना, तो 38 जो वो इंग्लिश में अनुत्तीर्ण है, मैथ में 28 अनुत्तीर्ण है और टोटल 24, यानी कि दोनों विषयों में 24 अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 80 ऐसे विद्यार्थी हैं, 80 विद्यार्थी ऐसे हैं, सॉरी यहाँ पे 80 नहीं आएगा, 90 आएगा है ना, 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण है। अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, यानी कि अनुत्तीर्ण हो रहे हैं 90 विद्यार्थी। तो हमें किसकी संख्या ज्ञात करनी है, उत्तीर्ण की, तो ये 90 को हम 130 माइनस 90 कर देते हैं, तो हमारी संख्या आ जाएगी 40, यानी कि 40 क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, क्या करना है, हमें इसको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। ऋण अनुमोदन दिया है, संवितरण दिया हुआ है, यानी कि डिस्बर्समेंट, आवेदन, सत्यापन। तो कभी भी हम जब कहीं से भी बैंक से या कहीं से भी लोन चाहिए होता है, हमें ऋण चाहिए होता है, तो सबसे पहले हम करते हैं आवेदन, क्या करते हैं, आवेदन। उसके बाद क्या होता है, उसका सत्यापन होता है। सत्यापन होने के बाद में क्या होता है, लोन का अनुमोदन, यानी कि लोन सैंक्शन होता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होता है, संवितरण, यानी कि उसका डिस्बर्समेंट होता है, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छ घाव ए बी सी डी ई तथा एफ डी के पश्चिम में 1 किलोमीटर दूर है, यानी कोई एफ है ना, वो डी के पश्चिम में, ये एफ जो है वो डी के पश्चिम में कितना, 1 किलोमीटर दूर है। फिर क्या बता रहा है, बी ई से 1 किलोमीटर पूर्व में, यानी कोई बी है जो ई से 1 किलोमीटर पूर्व में, यहाँ पे मान लो ई लिया, तो बी जो है वो ई से 1 किलोमीटर पूर्व में है, ये हो गया आपके 1 किलोमीटर। फिर क्या बोल रहा है, ए ई से 2 किलोमीटर उत्तर में है, ए है जो ई से 2 किलोमीटर उत्तर में है, यानी कि ये हो गया आपके 2 किलोमीटर। यहाँ पे ए है जो ये 2 किलोमीटर उत्तर में है। फिर क्या बता रहा है, सी ए से 1 किलोमीटर पूर्व में, सी है वो ए से 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर पूर्व में है। डी ए से 1 किलोमीटर दक्षिण में, ये जो डी है वो ए से 1 किलोमीटर दक्षिण में, यानी कि डी जो आपका वो कहाँ आएगा, ए और ई के बीच में, ई जो है वो आएगा आपके ए और ई के बीच में, तो इसको कर देते हम ए और ई के बीच में। ये यहाँ पे आ गया आपका डी। पूछ के रहे आप पूछ रहे हैं कि कौन सा गांव पंक्ति, कौन से गांव एक पंक्ति में, हमें बताने की कौन से गांव है जो आ रहे हैं एक पंक्ति में, यानी कि ए डी और ई क्या आ रहे हैं आपके, क्या आ रहे हैं सीधे एक लाइन में आ रहे हैं ए डी और ई, तो आ जाएगा आपका ऑप्शन ए डी और ई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बेमेल को पहचाने, निपुणता, दक्षता एवं दक्षता, ये जो सारी है वो सारे क्या बताती है, वो सारे के सारे आपस में एक दूसरे से मेल खाते, बट अक्षमता जो है ये है क्या हमारा बेमोल है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी वो पता करना है। 3 है यहाँ पे 7 है, 370। पैटर्न मैं बता देता हूँ, कैलकुलेशन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या कैलकुलेशन होगी। यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले 3, हमें करना है 3 का क्यूब प्लस करेंगे 7 का क्यूब, 3 का क्यूब और 7 का क्यूब प्लस करेंगे तो हमारा इसका टोटल आएगा 370। क्या आएगा 370, जबकि आपके बीच में आ रहा है। पैटर्न क्या है, पैटर्न समझना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या पैटर्न समझना। 2 का क्यूब करेंगे प्लस 6 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आपका 224। सिमिलरली 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करने पे क्या आता है, केवल 1 आता है। हमें कितना लाना है 730 लाना है, तो 730 को 730 और 1 730 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 729, यानी कि जो 729 लाने के लिए हमें यहाँ पे लाना है 729 लाने के लिए किस संख्या का क्यूब करना होगा, कौन सी संख्या, तो वो संख्या होने वाली हमारे 9। क्या हो जाएगी 9, क्यों क्यों जब हमारे यहाँ पे 9 आएगा तो हम 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्या करेंगे क्यूब, और उसका 1 के क्यूब के साथ ऐड करेंगे तो वो आ जाएगी आपके 730, है ना। आप कैलकुलेशन जो कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोशानुसार व्यवस्थित करें और बताएं कि दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आने वाला है। यहाँ पे जो दे रखे हैं वो बताना दूसरे स्थान पे कौन सा आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, शुरुआत के जो अल्फाबेट है उनको देखे, यहाँ पे पी आर और पी आर तक तो सेम है ना। फिर क्या रहा है यहाँ पे पी आर ए आर और यहाँ पे पी आर ई आर है, यानी कि पी आर ई जो है वो तो आपने कहीं कि सबसे पहले आने वाला ही नहीं है। फिर पी आर ए यहाँ तक है, पी आर ए और पी आर ए, उसके बाद यहाँ पे सी आर है, इसका मतलब ये आ गया आपके अल्फाबेट में पहले क्रम पे। उसके बाद क्या रहा है, यहाँ पे आ रहा है आई और यहाँ पे आ रहा है जी। जी और आई में पहले कौन आता है, पहले आएगा आपके जी, यानी कि ये हो गया दूसरे स्थान पे, और ये आएगा आपके तीसरे स्थान पे। तो ऑप्शन ए जो है, क्या पूछा हमें, पूछा था उसने दूसरे स्थान के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे शब्दकोश में आते हैं तथा सही क्रम, या फिर से हमें क्या बताना है, सही क्रम बताना है। क्या देखेंगे हम, सबसे पहले स्टार्ट के 3 वर्ड ले लेते हैं, पी आर ई, यहाँ पे भी पी आर ई है, पी आर ई और पी आर ई, यानी कि स्टार्ट के 3 तो सब में पी आर ई आ रहे हैं, बट इसमें आ रहा है ए, फोर्थ अल्फाबेट जो आ रहा है ए आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एल, बाकी सब में आ रहा है सी, बाकी सब में क्या आ रहा है सी, यानी कि जो ए आ रहा है वो तो आ जाएगा आपके सबसे पहले स्थान पे, यानी कि 5 जो है वो तो आ गया आपके सबसे पहले स्थान पे, तो इसको तो हमें देखना ही नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे एल आ रहा है, तो एल जो है वो सी से भी बाद में, यानी कि वो हो जाएगा आपके लास्ट नंबर पे, तो 6 पे दिया हुआ है वो हो गया आपके लास्ट नंबर पे। तो पहले 5 और 6 आ रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं, तो वो क्या आ रहा है, सब में ही आ रहा है। अब हम देखेंगे इन 4 ऑप्शन को कि 4 ऑप्शन में हमें क्या मिलता है। फिर देखते हैं यहाँ तक सी तक तो सब में कॉमन है, पी आर ई सी। फिर देखते हैं हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो एक वाला जो उसमें भी ई आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है, बाकी सब में दोनों में, बाकी इन दोनों में आई आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ई वाले जो है वो हमारे आगे आएंगे। इसका मतलब 1 और 4 जो है वो हमारे क्या आने चाहिए, आगे आने चाहिए। 1 और 4, 5 के बाद जो आ रहे हैं उसमें देखो 1 और 4 यहाँ आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, 1 और 4 हमारे आगे आ रहे हैं, और 3 और 2 पीछे आएंगे। तो हमारा जो हमने मिला था 5 आगे 6 लास्ट में, उसके बाद 1 और 4 आगे आने चाहिए, तो 1 और 4 यहाँ आगे आ रहे हैं, हमें सीधा सा ऑप्शन मिल रहा है। बट हमारा ऑप्शन डी जो है वो भी 4 और 1 के सिमिलर मिल रहे हैं आगे। और हम देखेंगे कि 1 और 4 में से कौन आगे आने वाला है, तो ये रहा ए, पी आर ई सी और डी हो रहा है, ई और फिर क्या हो रहा है, पी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो डी आ रहा है अल्फाबेट में आगे आता है, इसका मतलब 1 आगे आएगा, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे इन दोनों को हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, और अगर आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा अल्फाबेट आगे आने वाला है। नेक्स्ट, रमा को रानी से ज्यादा नंबर मिले, रमा है उसको रानी से ज्यादा नंबर, यानी कि रमा जिसको रानी से क्या हुआ, ज्यादा नंबर मिले, ये रानी होगी। रानी को रत्ना से कम मिले, रानी को किससे कम मिले, रत्ना से कम मिले, तो रत्ना जो है वो कहीं ना कहीं अभी हमें ये नहीं पता कि उसको रमा से कम मिले कि नहीं मिले। रत्ना को पद्मा से ज्यादा मिले, यानी कि उसको रत्ना को जो है वो पद्मा से तो ज्यादा ही मिले, पद्मा को रमा से ज्यादा लेकिन रत्ना से कम, जो पद्मा है उसको रमा से तो ज्यादा लेकिन रत्ना से कम, यानी कि पद्मा यहाँ रहेगी और रत्ना जो है वो सबसे ऊपर रहेगी। फिर क्या पूछा है, सबसे ज्यादा नंबर किसको मिले, ऑब्वियस सी बात है रत्ना को मिले, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोल, फास्फोरस
रसोई गैस उपयुक्त में से, यहाँ बीच में स्पेस है ना, उपयुक्त में से क्या समानता है, इन तीनों में हमें समानता बतानी है, पेट्रोल में, फास्फोरस में और रसोई गैस में। अब थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो अगर हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, साइंस में, जो फास्फोरस होता है वो क्या होता है, अत्यंत ज्वलनशील होता है, और रसोई गैस और पेट्रोल भी क्या होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। तो ये अत्यधिक अत्यधिक ज्वलनशील है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दी गई अक्षर संख्या सीरीज में से पता लगाए कि बाईं ओर से पांचवें अक्षर के दाईं ओर आठवां स्थान, यानी कि बाईं ओर से पांचवा, यहाँ से बाईं ओर से हमें काउंट करना पांचवा, 1 2 3 4 और 5, यानी कि कौन सा आपका आर जो आ रहा है उसके दाईं ओर, आर के दाईं ओर आठवां अक्षर देखना हमें, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्या आ रहा है आपके, एस आ रहा है, क्या आ रहा है, एस, एस आ रहा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुजारी ने भक्त से कहा, मंदिर की घंटी प्रत्येक 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजाई जाती है, पिछली बार घंटी 5 मिनट पहले बजी थी, अगली बार घंटी प्रातः 7:45 पे बजेगी, आगे जो बजने वाली है वो कितने बजे बजेगी, 7:45 पे बजने वाली है आगे, है ना। लेकिन क्या बोल रहा है, हर 45 मिनट के गैप में बजाई जाती है, इसका मतलब लास्ट घंटी जो बजी थी वो कितने बजे बजी होगी, वो बजी होगी 45 मिनट पहले, यानी कि 7 बजे। कितने बजे बजी थी वो, 7 बजे। और क्या बोल रहा है, पिछली बार घंटी 5 मिनट पहले बजाई गई थी, पिछली बार जो घंटी बजाई थी वो 5 मिनट पहले ही बजाई थी। अब पूछ रहा है पुजारी ने भक्त को यह जानकारी किस समय दी, यानी कि 5 मिनट पहले बजाई गई थी, इसका मतलब वो जानकारी दी गई थी 7:05 पे, ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रोशन ने कहा, कौन कह रहा है, रोशन जो है वो कह रहा है, क्या कह रहा है, यह लड़का, किसी लड़के की ओर इशारा किया है, यह लड़का मेरे पिता की इकलौती संतान का बेटा है, यानी कि ये लड़का जो है वो इस रोशन के पिता की, इस रोशन के पिता की इकलौती संतान, यानी कि रोशन के पिता की इकलौती इकलौती संतान, तो वो रोशन खुद हो गया, और उसका बेटा है, उसका बेटा है, इकलौती संतान का बेटा है, यानी कि ये उसका बेटा है, इसका, ये इसका क्या है, बेटा है। पूछ क्या रहा है, रोशन की पत्नी का उस लड़के से क्या संबंध होगा, रोशन की जो पत्नी होगी, है ना, रोशन की जो पत्नी होगी उसका हमें संबंध बताना है, तो संबंध सीधी सी बात है, वो क्या हो जाएगी, रोशन की पत्नी जो है वो उस लड़के की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माता, ये उसकी हो गई माता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, WHIT व्हाइट का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, हमें यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बताना है ना। दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, E जो है वो बनेगी कुछ ऐसे, T जो है वो एज इट इज बनेगा, I भी एज इट इज बनेगा, H भी एज इट इज बनेगा, और ये ऐसे कुछ बनेगा W, है ना। तो ये हमें कहाँ मिल रहा है, ETIH और W, ETIH और W, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लता अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, लता है जो अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली है, ठीक है। फिर बाई मुड़कर 20 किलोमीटर चली, बाई मुड़ी, इस तरफ मुड़ी, बाई मुड़कर 20 किलोमीटर चली है। फिर वह फिर पूर्व की ओर मुड़ी और 25 चली, पूर्व की ओर मुड़ी है और कितनी चली है, 25 चली, और अंत में बाई ओर मुड़कर 20 चली, अंत में वापस बाई ओर मुड़ी और कितनी चली, 20 चली है। अब वो अपने घर से कितनी दूर है, हमें बताना अपने घर से वो कितनी दूर है ना। तो 15 ये 25 में से 15 निकाल दो, क्योंकि वही सेम डिस्टेंस आ रही है, तो यहाँ आ जाएगा आपके 10, तभी जाके ये डिस्टेंस हमारी कवर हो जाएगी। तो वो ऑप्शन हो गया आपका बी राइट बिल्कुल, जिसमें दे रखा है 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें निर्देश दे रखे हैं, उन निर्देश के आधार पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। रवि और कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं, सचिन और रवि हॉकी और बेसबॉल में अच्छे हैं, गौरव और कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छे हैं, तो और गौरव और माइकल फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छे हैं। क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल में कौन अच्छा है, हमें हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों में निकालना है ना, हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल क्या क्या है, हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल, ठीक है। तो देखते हैं हम हॉकी में, सबसे पहले हॉकी में देखते हैं कौन कौन से, हॉकी में आ रहे हैं आपके रवि और कुणाल, हॉकी में कौन कौन आ रहे हैं, रवि और कुणाल, वो किसमें आ रहे हैं, हॉकी में। फिर वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में देखते हैं, वॉलीबॉल में भी रवि और कुणाल आ रहे हैं, वॉलीबॉल में भी रवि और कुणाल आ रहे हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हम किसमें, हॉकी का फिक्स है क्या, हॉकी में कौन कौन है, हॉकी में सचिन और रवि है, तो हॉकी में भी फिर से आ रहा है सचिन और रवि और सचिन। फिर आगे हमें दे रखा है
क्रिकेट में देखते हैं क्रिकेट और वॉलीबॉल। क्रिकेट और वॉलीबॉल तो क्रिकेट के अंदर आ रहा है गौरव और कुणाल। क्रिकेट में आ रहा है गौरव और कुणाल, ये किस में आ रहे हैं? क्रिकेट में। और यहाँ से वॉलीबॉल में भी आ रहे हैं गौरव और कुणाल वॉलीबॉल में। ये जो वॉलीबॉल था उसके अंदर हमारा कुणाल तो आ गया और कौन आ रहा है? गौरव भी आ रहा है। ठीक है, फिर क्या बता रहे हैं? सचिन, गौरव और माइकल फुटबॉल और बेसबॉल में। तो फुटबॉल और बेसबॉल का हमें चाहिए नहीं, हमें ये देखना है कि इन तीनों में कौन अच्छा है। हमें क्या देखना है? इन तीनों में। यहाँ से देखते हैं हम, कुणाल जो है वो क्रिकेट में भी आ रहा है, कुणाल जो है वो वॉलीबॉल में भी आ रहा है, और कुणाल जो है वो हॉकी में भी आ रहा है। तो कुणाल क्या है? तीनों में साइड है, यानी कि क्रिकेट में भी आ रहा है आपके, कुणाल हॉकी में भी आ रहा है, और कुणाल जो है वो वॉलीबॉल में भी आ रहा है। तो आपके ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुणाल। क्या हो जाएगा? कुणाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेसबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल और फुटबॉल, इन चारों में अच्छा कौन है? क्या देखना है? बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल। बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल, हमें इन चारों में देखना है ना। अब देखते हैं फिर से हम इसका आंसर क्या निकल के आता है। ये आगे आपका बेसबॉल ले लेते हैं हम यहाँ पे। बेसबॉल के अंदर आपके कौन कौन अच्छे हैं? तो बेसबॉल कहाँ दे रखा है हमें? ये रहा बेसबॉल, जिसमें हमें दे रखे हैं सचिन और रवि। कौन कौन है? सचिन और रवि। ठीक है, और कोई है क्या बेसबॉल में? बेसबॉल आपके यहाँ से आ रहा है, जिसमें गौरव और माइकल है। इसमें कौन है आपके? गौरव भी है और माइकल भी है। नेक्स्ट को किसका बता रखा है आपको? क्रिकेट का। क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट के अंदर आपके आ रहा है यहाँ से, ये रहा कुणाल और गौरव। कौन कौन है? गौरव और कुणाल। क्रिकेट में आपके आ गया गौरव और कुणाल, और आ गया कौन? कुणाल। फिर बात करते हैं हम वॉलीबॉल की। वॉलीबॉल में रवि और कुणाल, रवि और कुणाल। उसके अलावा वॉलीबॉल कहाँ आ रहा है? ये रहा वॉलीबॉल, जिसमें गौरव और कुणाल आ रहे हैं। तो गौरव आ गया और कुणाल ऑलरेडी है ही है वॉलीबॉल में। फिर बेसबॉल है, यहाँ पे फुटबॉल है। अब बात लास्ट में कौन बचा? हमारा फुटबॉल बचा। बात कर लेते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल में कौन आ रहा है? यहाँ पे गौरव और माइकल आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से आपका गौरव आ रहा है और कहीं फुटबॉल है ही नहीं। तो इन चारों में कॉमन कौन आ रहा है? चारों में अच्छा जो आ रहा है वो कौन आ रहा है? गौरव आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर गौरव। क्वेश्चन नंबर 22, जिसका आपके राइट आंसर हो जाएगा सी, गौरव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बेसबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी। हमें बताना बेसबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी में। हमें किसे बताना है? बेसबॉल में, वॉलीबॉल में और हॉकी में। तो हॉकी का देख लेते हैं हम। हॉकी में कौन कौन थे? हॉकी में था आपका रवि और कुणाल, और हॉकी में कौन था आपका? सचिन और रवि। सचिन भी था और रवि भी था, और हॉकी कहीं से नहीं आ रही है। तो हमें देखना है कि सब में कॉमन कौन आ रहा है, इन सब में कॉमन कौन आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सचिन जो है वो इसमें भी आ रहा है, सचिन इसमें, लेकिन इन सब में नहीं है। यहाँ से रवि यहाँ पे है, रवि यहाँ पे है, और रवि यहाँ पे भी है। तो रवि जो है वो वॉलीबॉल में भी आ रहा है, बेसबॉल में भी आ रहा है, और रवि हॉकी में भी आ रहा है। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? रवि। क्वेश्चन नंबर, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, बस हमें थोड़ा सा पैटर्न बनाना है इनका। पैटर्न बना के हम सीधा सा आंसर निकाल सकते हैं। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है इसमें, है ना। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, रवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, 24, सही विकल्प का चयन करें। हमें यहाँ क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है। अब मैं आपको इसका पैटर्न बता देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर सकते हो कि कैसे होगा। ये जो डेस्क दे रखा है उसका हमें दिया गया है 3। डेस्क का 3 कैसे दिया है? जब आपके जो डीईएस के जो बनेगा, उसका आप जो नंबर सिस्टम लाओगे ना, उस नंबर सिस्टम का जो नंबर आएगा, उनके नंबर्स का सबका टोटल करोगे, उन सबका टोटल करोगे तो वो आपका बनेगा 3। कैसे टोटल करना है? अगर उसमें 2 डिजिट आ रहे हैं तो 2 डिजिट को भी वापस सिंगल डिजिट में करना है। तो उन 2 डिजिट को भी क्या करना है? जैसे मान लो कि यहाँ पे आ रहा है आपके 12 आ रहा है, क्या आ रहा है? 12। तो इस 12 को भी आप 1 + 2 करोगे। क्या करोगे? 1 + 2, तब जाके आ जाएगा आपके 03। सिमिलरली डी डब्ल्यू के जो है, डी डब्ल्यू के उसका नंबर को हम जब काउंट करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो आ जाएगा आपका 43 कुछ आएगा। 43 को आप 4 + 3 करोगे तो वो बन जाएगा आपका 7। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। और इसका जो इन डी डब्ल्यू के का जो नंबर क्या आएगा, न्यूमेरिक नंबर क्या होगा, वो आप कमेंट करके बताइएगा, है ना।
क्वेश्चन नंबर 25, श्रृंखला को पूरा कीजिए। हमें क्या करना है, इस श्रृंखला को पूरा करना है। फिर से पैटर्न बता रहा हूं मैं, 48 का आधा क्या हो जाएगा, 48 का आधा 24, 72 का आधा 36, 108 का आधा, यानी कि सब में क्या किया जा रहा है, 2 का भाग दिया जा रहा है। 108 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 54, यहाँ आ जाएगा आपका 54। बिल्कुल इजी आंसर है, बस पैटर्न फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, किसी एक निश्चित कोड भाषा में यदि BOARD को लिखा जा रहा है 54937, बॉक को लिखा जा रहा है 2918, उसी भाषा में DRAWL को कैसे लिखा जाएगा। सिंपल सा सवाल है, हमें यहाँ पे जो ये वर्ड दे रखे हैं उनका जो नंबर है वो कहीं कहीं यहाँ पे हमें दे रखा है, फाइंड आउट करना है। D का कितना दे रखा है 7, R का कितना दे रखा है 3, A का कितना दे रखा है 9, W का 2, L का 1, 73921, 73921, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन थे, ज्यादा कोई ऐसा हार्ड मतलब पेपर इतना मॉडरेट ही था। अगर हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करते हैं ना तो आराम से क्वेश्चन होने वाले थे। हमें यहाँ ज्यादा इतना कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं थी, है ना। आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको ध्यान होगा हमने पहले ही ऐसा एक क्वेश्चन, जब हमारी क्वेश्चन सीरीज चली थी हमने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात की थी। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, फटाफट से कमेंट करो। बिल्कुल इजी, आप इसका त्रिभुजों की संख्या देखते ही अनुमान लगा सकते हैं। आप हम इसको अलग अलग ट्राइंगल निकाल के बता सकते हैं। तो आप इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीटिंग में एक शहर का नक्शा इस तरह रखा गया था कि दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व बन जाए। यानी कि कोई नक्शा था, है ना, वो जो नक्शा था उस शहर का, उसका जो दक्षिण पूर्व था, यानी कि उसका जो दक्षिण पूर्व यहाँ पे जो था, है ना, वो कैसा बन रहा था, उत्तर पूर्व बन रहा था। यानी कि ये जो है वो क्या बन रहा था, उत्तर पूर्व बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। यानी कि उसका जो उत्तर पूर्व था, उस नक्शे का जो उत्तर पूर्व था वो क्या बन जाता है, पश्चिम बन जाता है। तो इसी तरह उत्तर क्या बन जाएगा, तो हमें बताने कि जो उत्तर जो रहने वाला है वो क्या बन जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाली चीज यहाँ आ रही है तो ये वाली चीज कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे। यानी कि ये क्या बन जाएगा आपका, दक्षिण पश्चिम क्या बन जाएगा, दक्षिण पश्चिम। यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मंगलवार को बैठक स्थल पर 8:30 यानी कि 8:30 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचने पर मैंने पाया कि मैं उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले पहुंचा था जो 40 मिनट देर से आया था। कितने मिनट देर से आया था, 40 मिनट देर से आया था। यानी कि जो व्यक्ति है वो मंगलवार को 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचा। यानी कि वो पहुंचा कितने बजे, वो पहुंचा वहां पे 8:15 पे। फिर क्या बोल रहा है कि जो आधा घंटा लेट आया उस व्यक्ति से वो 40 मिनट पहले पहुंचा। यानी कि जो दूसरा व्यक्ति जो है जो लेट आया वो इससे 40 मिनट लेट, यानी कि कितना, यानी कि वो पहुंचा आपके 8:55 पे। कितने बजे, 8:55 पे। तो बैठक का निर्धारित समय ज्ञात करना है, हमें निर्धारित समय बताना है। तो ये अगर 40 बैठक से 40 मिनट देर आया है, सॉरी जो हमारा व्यक्ति जो है वो तो इससे आधा घंटा पहले पहुंचा, यानी कि आधा घंटा पहले पहुंचा है तो वो पहुंचा आपके 8:35 पे। वो कितने बजे पहुंचा है, 8:45 पे वो पहुंच गया, है ना। वो आधा लेट पहुंचा, तो जो लेट आने वाला व्यक्ति है वो 8:45 से पहुंचा है। आप क्या बता रहे कि ये जो व्यक्ति है 8:45 पे जो पहुंचा है वो 40 मिनट देर आया है। कितना मिनट देर आया है, 40 मिनट देर आया है। तो इसका मतलब वो कितने बजे पहुंचा, जो 40 मिनट देर से आया था, है ना। अब ये 40 मिनट देर से आया है, इसका मतलब मीटिंग कितने बजे स्टार्ट होने वाली थी, मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी 8:05 पे। कितने बजे मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी, 8:05 पे। बैठक का निर्धारित समय क्या था, 8:05। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। मैंने आपको बताया था लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करते हैं, हम 4 का भाग देते हैं। अगर वहां पे शेषफल बच जाए तो वो जाएगा लीप वर्ष। और अगर पीछे 2 जीरो दे रखे हैं, कितने, 2 जीरो दे रखे हैं, तो उनमें सीधा 400 का भाग देते हैं। यहाँ पे जो 1900 जो है वो आपका क्या हो जाएगा,
लीप वर्ष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि रीजन को 5 लिखा जाता है तथा बिलव्ड को 7 लिखा जाता है तो गवर्नमेंट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? जो रीजन है उसको क्या लिखा जा रहा है? 5 लिखा जा रहा है। बिलव्ड जो है उसको लिखा जा रहा है 7। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल अल्फाबेट्स कितने हो रहे हैं? 6 में, और 6 में से हम एक काम करेंगे, 6 - 1 तो कितना आएगा आपका? 5। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 - 1 कितना आएगा? 7। यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 - 1 आएगा आपके 9। ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह सही संख्या ज्ञात करे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। हमें क्या करना है? प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। टी के, तो टी के जो है ना, अगर आप देखो टी जो है उसका नंबर सिस्टम क्या होगा? टी का नंबर जो होगा वो आपका आएगा 20, प्लस किया 3 तो कितना होगा? 23। के का नंबर कितना आता है? के का नंबर आता है आपके 11, प्लस किया 2 कितना हो जाएगा? 13। तो हमें जो भी संख्या हमारा जे का नंबर जो भी आएगा उसमें +3 करने, ओ का आएगा उसमें +2 करने। तो जे का आएगा आपके 10, उसमें आप करोगे +3 तो ये बन जाएगी आपके 13, और ओ जो है उसका आएगा आपके 15, प्लस करोगे 2 क्या बन जाएगी आपके 17, 13 और 17। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में पीट ना सोम का अर्थ होता है ब्रिंग मी वाटर। आपको याद होगा कि हमने पीछे की जो हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज की थी, सेम एज इट इज, यही का यही क्वेश्चन है, ये वहीं से छपा हुआ क्वेश्चन है ना। देख लेते हैं हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम कॉमन वर्ड फाइंड करते हैं। क्या दे रखा है? उस कूट भाषा में इस का अर्थ पता करना है। इस हमारे कौन से हैं? कौन से सेंटेंस में? इस वाले सेंटेंस में है ना। हम क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन आ रहा है सबसे पहले देखते हैं। वाटर इसमें कॉमन आ रहा है और इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो वाटर का इन दोनों में कॉमन क्या आता है? वाटर का मतलब होता है ना, एन ए का मतलब तो क्या हो गया? वाटर हो गया, है ना। एन ए का मतलब हो गया वाटर। फिर देखते हैं लाइफ, लाइफ और किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है ना, इन दोनों में आ रहा है लाइफ। तो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों के अंदर? इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है जे ओ, यानी कि लाइफ का हो गया जे ओ, बचा क्या? जे ओ हो गया लाइफ का, तो बचा क्या? टीओडी, यानी कि टीओडी आपका क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा टीओडी। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आग को हवा, हवा को पानी, पानी को बादल और बादल को बुलबुला कहा जाता है, तो मछलियां कहाँ रहती है? हमें पता है मछलियां कहाँ रहती है? मछलियां रहती है पानी में, और पानी को यहाँ क्या बोला जा रहा है? पानी को बोला जा रहा है बादल। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। यदि एक पासे की 4 विभिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, तो कौन सा अंक 6 के ठीक विपरीत? हमें 6 के ठीक विपरीत बताना है। अब इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या करेंगे हम यहाँ पे? जो ये 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 दे रखा है ऑलरेडी हमें, ये हमारा 6 है ना। यहाँ पे तो हमें बताना है 6 के विपरीत क्या होगा। ये जो 3 है, अगर हम शुरुआत में देखें कि 3 के ऑपोजिट कौन आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऑपोजिट कौन आ रहा है वो पता लगाएंगे, और यहाँ पे ऑपोजिट कौन आ रहा है वो पता लगाएंगे, तो हम कहेंगे कि 6 के ऑपोजिट पता लगा पाएंगे। यानी कि 3 के ऑपोजिट में 5 और 4 तो आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि क्या है, वो तो इसके पास में ही है ना। तो कौन कौन आ सकते हैं 3 के ऑपोजिट में? कौन बचे? तो 3 के ऑपोजिट में बचे 1 2 और स्वयं 6 बच रहा है। ये 3 बच रहे जो 3 के ऑपोजिट आ सकते हैं। हम बात करते हैं 4 की, है ना। 4 के ऑपोजिट में 5 और 2 नहीं आ सकते। 4 के ऑपोजिट में 5 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, है ना। और ये जो 3 है, यहाँ पे देखते हैं हम 3 आ सकते हैं 4 के ऑपोजिट में, ठीक है। अगर हम आगे बात करें 5 के ऑपोजिट में, 5 के ऑपोजिट में 3 नहीं आएगा और 6 भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? 6 भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम जो 6 के ऑपोजिट की बात कर रहे हैं उसमें से हमारा 5 तो पहले ही क्लियर हो गया। 5 क्या हो जाएगा? हमारे पहले क्लियर हो जाएगा। और 1 2 की बात कर रहे थे, 1 और 2 जो है वो कहीं न कहीं 3 के ऑपोजिट आ सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 3 के ऑपोजिट में आ सकते हैं। बात किसकी बची? 4 की। किसकी बची? 4 की। तो ये जो 1 और 3 है, पहले हमने क्या कहा था? 1 और 3 कहीं की उसके ऑपोजिट में आ सकते हैं, बट 1 और 3 क्या है? इसके बिल्कुल पास में बैठे हुए, यानी कि 1 और 3 जो है ना, 1 और 3 वो भी क्या होंगे? हमारे 6 के ऑपोजिट में नहीं आएंगे। तो बचा कौन? बचा हमारा केवल 4। क्या बचा? बचा हमारा केवल 4। तो ऑप्शन डी जो वो क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर। 6 के ऑपोजिट में आएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दी गई तालिका में कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा? हमें यहाँ पे प्रश्न चिन्ह जो दे रखा है ओ, क्वेश्चन मार्क और सी, उसकी जगह कौन सा अक्षर आने वाला है वो हमें पता लगाना है। कैलकुलेशन मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। टाइम को बचाने के लिए हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन आप कमेंट करोगे, मैं आपको पैटर्न बताता हूँ क्या होने वाला है। यहाँ पे एच एफ जी
जो एच एफ जी है उसका जो नंबर आएगा, आप नंबर लाओगे यहाँ पे, उस नंबर का जब टोटल करोगे, क्या करोगे, टोटल करोगे, तो वो जो टोटल है वो 7 मल्टीप्लाई 3 होगी, क्या हो जाएगी, 7 मल्टीप्लाई 3 होने वाली है। सिमिलरली ओ के एल का जो नंबर होगा उसका आप टोटल करोगे, वो 19 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हम क्या करते हैं यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 3, क्या कर देते हैं 9 मल्टीप्लाई 3, क्या आ जाएगा आपके 27। अब 27 आ रहा है तो हमें अब यहाँ पे नंबर फाइंड करना है। ओ का नंबर क्या होगा, ओ का नंबर आ जाएगा आपके 15। ओ का नंबर कितना आ गया 15, बाद में क्वेश्चन मार्क है। सी का कितना आ जाएगा, सी का आ जाएगा 3, तो 15 और 3 कितने हो गए आपके 18 हो गए, कितना हो गया 18, तो 27 माइनस 18 कितना आ जाएगा 9। तो आपके बीच में जो ऑप्शन क्वेश्चन मार्क जो आ रहा है उसका हमने वैल्यू फाइंड कर ली, क्या आ रही है उसकी जगह 9 आ रही है। तो यहाँ पे अल्फाबेट क्या आएगा अपना, अगर नंबर में वैल्यू 9 है तो उसका अल्फाबेट क्या बन रहा है आपके, आई बन रहा है। ऑप्शन सी हो गया आपके बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि x का अर्थ जोड़ है, यही क्वेश्चन पहली पारी में भी आया था। यहाँ पे सीधा हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखे हैं उस ऑप्शन को हम पता करते हैं कि इसका आंसर क्या है, वो मेल करता है कि नहीं करता है। देख लेते हैं हम इसका वैल्यू, सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। 16 दे रखा है, गुणा की जगह क्या आएगा हमारा, गुणा की जगह आएगा माइनस, माइनस करके देख लेते हैं 5। फिर प्लस की जगह क्या आएगा, प्लस की जगह आएगा माइनस, प्लस का घटाना, सॉरी गुणा का अर्थ है जोड़ और प्लस का मतलब है माइनस, और उसके बाद आ रहा है 10। फिर भाग का मतलब हो रहा है 4, भाग का मतलब हो रहा है, भाग का मतलब है गुणा, यानी कि यहाँ आ जाएगा आपके 4। फिर माइनस का मतलब, यानी कि माइनस का मतलब क्या आ रहा है, माइनस का अर्थ है भाग, यानी कि यहाँ हो जाएगा भाग। कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे ये जो भाग का सिंबल दे रखा है वो आपके यहाँ पे आएगा। ये जो ऑप्शन ए जो है उसका करेक्शन है थोड़ा सा, यहाँ पे आपका भाग का सिंबल है, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, यहाँ प्लस का सिंबल है। इसको फिर से करते हैं हम, 16 गुणा की जगह करेंगे हम जोड़ 5, फिर भाग की जगह करेंगे हम गुणा का जोड़। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन सॉरी क्या हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना, या थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको पहले हमने बता दिया था सॉल्यूशन के टाइम पे, तो इसका आंसर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था। यहाँ पे क्वेश्चन को टाइप करने में थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हुई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसका सॉल्यूशन आप जो है आपके पास तो पेपर हो गए, वहां से मैंने आपको आंसर बता दिया क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आप उसका कमेंट में आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपूर्ण बनाती है। एज इट इज क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो हमने कब किया था, जो क्वेश्चन सीरीज में हमने किया था, आपको मैंने बताया था, क्या बताया था वहां मैंने बताया था कि 1 घंटे की सुई जो है वो 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने बार, घड़ी की जो सुइयां है वो 1 घंटे में 2 बार, यानी कि 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का, 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बट उस टाइम पे 2 से 4 के बीच में और 8 से 10 के बीच में 2 टाइम ऐसे आते हैं जिनमें वो केवल एक ही बार, केवल एक एक बार क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यानी कि अगर हम टोटल काउंट करें तो 12 घंटे में तो हो गया आपके 22, 12 घंटे में कितने हो जाएंगे, वैसे तो 40 सॉरी वैसे तो 24 होते हैं, बट हमें उसमें से 2 माइनस करना है। क्यों, क्योंकि एक एक बार ही बनाते हैं यहाँ पे, तो केवल 2 माइनस करेंगे, 24 माइनस 2 हो जाएंगे। और अगले दो 12 घंटे जो है उसमें भी क्या हो जाएगा, 24 माइनस 2, तो कितना आ रहा है 22, और 22 आपका आंसर हो जाएगा 44। सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका पूरा डिटेल में सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारा पीछे वाला क्वेश्चन सीरीज का वीडियो जो है वो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में अज्ञात अंक ज्ञात कीजिए। हमें अज्ञात अंक का पता करना है। 4, 9, 6 दे रखा है, 9, 14, 9, 16 और 12 दे रखा है। अज्ञात अंक पता करना है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं ये जो 4 है उसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 3 का 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके 12। 4 का वर्गमूल फाइंड करेंगे, सॉरी 16 का वर्गमूल निकालेंगे, 4 आएगा। तो उस 4 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 20 बन जाए, तो 4 में हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 5 का, और 5 किसका वर्गमूल है, 25 का। ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 साल के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की उम्र का योग 50 साल है।
सबसे छोटे बच्चे की उम्र बतानी है हमें। तो ये जो अंतराल वाला इस टाइप का जो क्वेश्चन था उसमें हम क्या करते हैं, अंतराल के लिए 3-3 साल को हम इसका अगर पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ देखने जाए तो हम एक बच्चे की वैल्यू उम्र जो है एक्स मान लेंगे और उनमें 3-3 साल का डिफरेंस बनाने के लिए x-3 करते जाएंगे और उनका टोटल हम 50 निकल के कर लेंगे। बट अभी शॉर्टकट में करते हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो सी, यानी कि इसका 4 आंसर बिल्कुल राइट होने वाला है। देख लेते हैं 3-3 साल का अंतराल करके। तो पहला बच्चा जो क्या वो 4 साल का, उसके बाद 3 साल का हम बढ़ा देते हैं उसको, तो कितना हो जाएगा 4 के बाद 3 यानी कि 7, 7 के बाद 3 10, 10 के बाद 3 13, 1 2 3 4 13 के बाद 3 यानी कि 16। इन सब का टोटल करेंगे तो हमारा कितना आने वाला है, 50 आने वाला है। तो यही हो गया हमारा आंसर ऑप्शन सी। ऐसे कभी कभी इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं हमें सीधा ऑप्शन देके करना होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 मिनट का 2 घंटे के साथ क्या अनुपात होगा। हमें 42 मिनट का 2 घंटे के साथ अनुपात बताना है, यानी कि ये तो हो गया आपके 42 मिनट और हमें पता है कि 2 घंटे में कितना मिनट होते हैं, 120 मिनट। कितना होते हैं 120 मिनट। ये दोनों कौन से टेबल से कटेंगे, 6 की टेबल से। यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा आपके 20। ऑप्शन बी 7 अनुपात 20 बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख जादूगरों, संगीतकारों और पेशेवरों को दर्शाता है ना। यहाँ पे एक बार ध्यान से सुना, जो जादूगर होते हैं ना, यहाँ पे हमें कहीं ऐसा नहीं दिया गया है कि जादूगर संगीतकार नहीं या पेशेवर नहीं है। हमें क्या बोला गया, इनमें संबंध बताना है ना। तो जादूगर जो है वो संगीतकार हो सकते हैं, यस ऑब्वियस सी बात है, और वो पेशेवर भी हो सकते हैं। जो संगीतकार है वो भी जादूगर हो सकते हैं, पेशेवर हो सकते हैं, है ना। और पेशेवर जो है वो भी जादूगर और संगीतकार हो सकते हैं ना। तो ये वाला तो क्लियर, यहाँ पे तो तीनों को क्या सेपरेट कर दिया, ये तो कैंसिल ही हो गया। यहाँ पे क्या था कि पूरा ऑप्शन दिया गया है और उसके अंदर 2 कैटेगरी बनाई है, ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। हमारा ऑप्शन सी जो है, जो तीनों को हमें क्या दे रहा है, थोड़ा थोड़ा पार्ट हमें सब में से देखना कि कुछ जादूगर जो है वो संगीतकार भी है और कुछ जादूगर पेशेवर भी है, हो सकता है ऐसा। तो ऑप्शन सी जो हमारा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इंडिया गेट का संबंध दिल्ली से जैसे है उसी तरह हमें यहाँ पे और संबंध फाइंड करना है। यहाँ देखना, इंडिया गेट एक इमारत है ना, वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। यहाँ से हम सीधा यहाँ देखते हैं तो हमारा ऑप्शन सी पे आंसर जाता है। क्या दे रखा है, आगरा और ताजमहल। ताजमहल इमारत है और आगरा में है। बट अगर हम यहाँ देखें कि जो इमारत का जो नाम है वो पहले लिखा हुआ है और जो उसका प्लेस है वो बाद में लिखा हुआ है, हमें उसी अनुपात में देखना है, उसी रिलेशन में देखना है। तो यहाँ पे सिकोया और अमेरिका दे रखा है, हमें क्या करना है, सिकोया और अमेरिका। लेकिन सिकोया जो है वो कोई इमारत नहीं है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, क्रॉस अल्बानी और न्यूयॉर्क। अल्बानी और न्यूयॉर्क, अब जिसको पता है कि अल्बानी क्या है उसको तो पता चल जाएगा, बट हमें पता नहीं अभी तक कि अल्बानी क्या है। तो और ऑप्शन देख लेते हैं। आगरा ताजमहल को पहले ही क्रॉस कर देते हैं। चंडीगढ़ और रॉकफोर्ट, यहाँ पे जो आ रहा है रॉकफोर्ट जो है वो गार्डन जो कि सॉरी रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ में है, तो कहीं ना कहीं ये आ रहा है, लेकिन इसका सीक्वेंस हमें गलत मिल रहा है, इसको भी क्रॉस कर दो। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, दिए गए 3 तत्वों के मध्य सही संबंध को प्रदर्शित करना है। कीड़े, तितलियां और बिल्लियां। ध्यान रखना है यहाँ पे, बिल्लियां जो है वो अपने आप में अलग कैटेगरी बन रही है। तितलियां और कीड़े, कीड़े क्या होते हैं, जितनी भी तितलियां और छोटे मोटे इंसेक्ट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कीड़ों की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि तितलियां हमारे कीड़ों की कैटेगरी में आएगी। तितलियां कहाँ आएगी, ये सारी की सारे कीड़े हैं और उनके अंदर आ जाएगी तितलियां। ऑप्शन ए हो गया आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में दी गई संख्याओं में कोई संबंध विषम का कोई संबंध है, तो हमें विषम का चयन करना है। हमें बताना है कि यहाँ से विषम क्या है। क्या पता करेंगे हम, यहाँ पे देखते हैं 3 और 8 क्या हो रहा है, 3 और 8, 8 इंटू 3 करें हम, क्या करें, या सॉरी यहाँ पे देखते हैं 3 का स्क्वायर, क्या करते 3 का अगर हम स्क्वायर करते तो कितना आता है 9, क्या आएगा 9, 9 माइनस 1 करते तो क्या आएगा 8, 6 का स्क्वायर करें कितना आता है 36, 36 माइनस 1 करते कितना आता है 35, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, और 49 में हम 1 माइनस करें तो 48 आना चाहिए। अगर 1 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 1 में से 1 माइनस करें तो क्या आएगा 0 आएगा। यानी कि हमारी 3 कंडीशन तो मैच हो रही है, बट जो तीसरी कंडीशन जो है यहाँ पे है ना, उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि माइनस करने पे हमारा 48 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस करके 50 लाए, तो ये जो सी ऑप्शन है 7:50, ये क्या हो गया यहाँ पे विषम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, महिलाएं विवाहित व्यक्ति, यहाँ पे महिलाएं दे रखी है,
विवाहित व्यक्ति और कामकाजी पत्नियां, हमें क्या रिलेशन बताना है। तो एक बात ध्यान रखेंगे हम कि जो जितनी भी महिलाएं हैं और यहाँ कामकाजी पत्नियां दे रखी है, तो कामकाजी पत्नियां हैं, क्या है वो पत्नियां हैं, इसका मतलब वो क्या है, विवाहित है। अगर पत्नियां हैं तो वो क्या हो गया, कहेंगे विवाहित होगी। और जो महिला है वो महिला जो कामकाजी पत्नियों में नहीं आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो पत्नियां हैं वो तो महिला ही है ही है। तो इसका मतलब ये होगी सारी महिलाएं जो किसमें आ रही है, कामकाजी पत्नियां। तो वो कामकाजी पत्नियां क्या होगी, सारी की सारी महिलाएं तो है ही है। फिर विवाहित व्यक्ति, यानी कि ये जो कामकाजी, ये बता रहे विवाहित व्यक्ति है ना, तो पत्नियां जो है वो सारी की सारी क्या होगी, विवाहित होगी। जितनी भी पत्नियां वो सारी विवाहित होगी। तो यहाँ पे आपका ये जो सर्कल है वो कुछ टाइप इस तरह के बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे, और ये हो गया इस तरीके से। तो विवाहित व्यक्ति बता रहा है ना, तो हमने विवाहित व्यक्ति का पूरा सर्कल बता दिया। उसमें से ये जो है वो कामकाजी पत्नियां भी आ गई, जो विवाहित भी है ना, विवाहित में आ रही है, और क्या है, कामकाजी भी है। ठीक है, उसके बाद हमने ये बना दिया सारा महिलाओं का। तो महिला में कुछ अविवाहित है जिसका हमें कोई लेना देना नहीं है, बाकी क्या होगी, विवाहित पत्नियां होगी, और जो कामकाजी भी पत्नियां, यानी कि यहाँ तक क्या है, वो कामकाजी पत्नियां। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर दक्ष, स्नातक एवं कामकाजी। तो यहाँ पे आपका सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा, जो कंप्यूटर में दक्ष है वो स्नातक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। स्नातक है वो कामकाजी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। सिमिलर ये ऑप्शन डी, पहले जो हमने क्वेश्चन किया था जादूगर वाला, सिमिलर है उसके, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 48, बेमेल को पहचाने, मछली, मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ। ध्यान से देखें, मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ पानी में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, यानी कि स्थल पे भी रहते हैं। मछली अकेला ऐसा जीव है जो पानी में ही रहेगा, बाहर निकालोगे थी, बाहर निकालेंगे तो मर जाएगी, है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन से पता लगाइए कौन सा तर्क एक मजबूत तर्क है। क्या रंगीन टेलीविजन पर टैक्स बढ़ा दिया जाना चाहिए। तर्क और कथन क्या दे रखे, तर्क दे रखे हाँ, क्योंकि रंगीन टेलीविजन एक लग्जरी वस्तु है और सिर्फ अमीर लोग खरीदते हैं। नहीं, ये कोई तर्क नहीं हुआ, इसको गरीब लोग भी तो खरीदते हैं, है ना। नहीं, टेलीविजन गरीब लोग भी खरीदते हैं, हाँ ये तर्क भी है, लेकिन टेलीविजन गरीब लोग भी क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। हमें क्या पूछना है, तर्क एक मजबूत है, केवल तर्क दो मजबूत है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि नहीं, टेलीविजन गरीब लोग भी खरीदते हैं, तो इसका मतलब क्या हमें टैक्स बढ़ा देना चाहिए। नहीं, इसके लिए हमें टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ना तो तर्क एक सही है और ना ही तर्क दो सही है, दोनों ही तर्क क्या है, गलत है। आज का लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का बहुत ही मॉडरेट था, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाया करना था हमें। लड़कियों की एक कतार में अरुणा दाईं ओर से 12वें स्थान पे है। कहां से, दाईं ओर से 12वें स्थान पे है, और यहाँ से बाईं ओर से चौथे स्थान पे, बाईं ओर से कहां पे आ रही है, चौथे स्थान पे आ रही है ना। 28 लड़कियां होने के लिए हमें कितने करनी है, 28 लड़कियां करनी है। तो होने के लिए कितने लड़कियों को शामिल करना होगा। अगर ऐसा इस टाइप से हमें दे रखा है और संख्या ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे, जो हमें संख्या दे रखी है, यानी कि दाईं ओर से संख्या प्लस, बाईं ओर से संख्या -1, 12 और 4 कितने हो गए आपके, 12 4 16, -1 15, कितने हो जाएंगे 15। हमें कितनी करनी है, 28, कुल संख्या 15 है, हमें 28 करनी है, कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 8 5 13। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर। तो इस तरह से बिल्कुल ही अच्छा पेपर था। हम थोड़ा सा इसको इजीली कर भी सकते हैं और थोड़ा सा दिमाग लगा के कुछ क्वेश्चन करने होते हैं। और आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, और ये जो पीडीएफ थी वो आपको वहां पे दे दी जाएगी। तो इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उम्मीद है आप सबको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के कुछ मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन के साथ। इसी के साथ धन्यवाद।